अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ा दिया है। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। मैं बंगाल के नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने समर्पण निधि के माध्यम से अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान दिया है। यहां की बंगाल की भी जनता ने कंट्रीब्यूशन किया है अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए, और आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में बन रहा है। ये राष्ट्र मंदिर है, भारत की आस्था का प्रतीक का मंदिर है। ये मंदिर इस बात का द्योतक होगा कि कोई हमारी आस्था के साथ किन्हीं कठिन परिस्थितियों भले ही हमारी आस्था पर कुठाराघात करने का प्रयास करेगा, लेकिन हम सनातनी हैं, अपनी आस्था का सम्मान करना भी जानते हैं और उसकी पुनर्स्थापना करना भी जानते हैं। नमस्कार। योगी आदित्यनाथ के इस वीडियो के बाद अब आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तब राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा। अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण चल रहा है इस वक्त 22 में वो पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन निश्चित रूप से राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब उनके प्रदेश में चुनाव हो रहे होंगे तो और कौन से मुद्दे हावी रहेंगे उत्तर प्रदेश में, और किन मुद्दों का सामना उनको आने वाले समय में करना पड़ेगा, उनको इस चुनाव में आगे आने वाले चुनाव में करना पड़ेगा, उस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही चर्चा करेंगे कि योगी आदित्यनाथ जिन्होंने प्रदेश में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहकर भारतीय जनता पार्टी में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, लगातार लंबे समय तक 4 साल से ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड कायम किया है, इस नाते उनकी चुनौतियां कैसी होंगी 2022 में, उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए किस तरह के चैलेंजेस होंगे, उन सवालों पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। और हम जानेंगे कि क्या योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सत्ता में वापसी उनकी इतनी आसान रहने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दशकों का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसमें सत्ताधारी पार्टी दोबारा सत्ता में वापस आती है। और इस नाते योगी आदित्यनाथ की चुनौती बड़ी है और गंभीर है। तो देखना ये होगा कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े राजनेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक बन चुके हैं, उनके सामने आने वाले चुनाव में 2022 के चुनाव में किस तरह की चुनौती है। क्योंकि इस वक्त वो बाकी राज्यों में प्रचार कर रहे हैं और जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, क्या वही मुद्दे उनके खिलाफ या उनके पक्ष में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उनके सामने होंगे, या कुछ और नए मुद्दे उत्तर प्रदेश में उनका पीछा करेंगे और इसकी वजह से उनको आने वाले समय में जो सामने जो चुनाव की परिस्थिति होगी उसमें उनको उसका सामना करना पड़ेगा। क्या उनके विरोधी इसी तरह की बातें करेंगे जैसी बातें इस वक्त योगी आदित्यनाथ दूसरे प्रदेशों में जाकर दूसरे मुख्यमंत्रियों के लिए कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में कह रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि ममता बनर्जी ने पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने पिछले 30 सालों में कुछ नहीं किया, वामपंथियों की सरकार ने पिछले 30 दशक में वहाँ पे पश्चिम बंगाल में कोई काम नहीं किया। तो देखने वाली बात होगी कि क्या योगी आदित्यनाथ को जब उत्तर प्रदेश में चुनाव का सामना करना पड़ेगा तो यहाँ का विपक्ष, यहाँ के विपक्षी नेता योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में कौन से मुद्दों को सामने रखेंगे, किन मुद्दों की बात करेंगे। क्या योगी आदित्यनाथ के पूरे कार्यकाल में विकास योजनाओं का मुद्दा उठाएंगे, क्या योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 सालों में जिसको बताया जा रहा है कि उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए हैं और प्रदेश की लोगों की आमदनी को कहां से कहां पहुंचा दिया है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर डेवलप कर दिया है, क्या यही सवाल योगी आदित्यनाथ के लिए ताकत बन जाएंगे, या विपक्ष कुछ नए मुद्दे लेकर उनके सामने चुनौती पेश करेगा। इस वीडियो में इन सवालों पर मैं आगे बात करूं, इससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो के बारे में आपको पहले से जानकारी मिल जाए। इसके अलावा हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे तो मुझे खुशी होगी। और अब शुरू करते हैं बात योगी आदित्यनाथ के बारे में। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के उन सवालों पर बात करते हैं जिसको लेकर उनकी ताकत मजबूत मानी जा रही है, उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। सबसे पहले प्लस पॉइंट, योगी आदित्यनाथ एक ऐसे सफल राजनेता के तौर पे सामने आए हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार एक लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में शासन किया है।
उनके सामने चैलेंजेस तो बहुत आए, लेकिन उनकी पार्टी का समर्थन उनके साथ बना रहा, उनके आला कमान का समर्थन उनके साथ बना रहा, और इसकी वजह से योगी आदित्यनाथ ने लगातार एक नया रिकॉर्ड कायम किया है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लंबे समय तक किसी एक व्यक्ति के मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आने वाले समय में अगर उन्हीं को नेता के तौर पर पेश करके उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा तो ये ताकत उनके काम आएगी। सबसे पहला प्लस पॉइंट यही है योगी आदित्यनाथ के पक्ष में, क्योंकि उनको आला कमान का समर्थन प्राप्त है और ये एक बड़ी बात है। अब सवाल उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ ही आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा होंगे? यह तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन राज्यों में भी 5 साल के शासनकाल के बाद चुनावों का सामना किया है, वहाँ पे चुनाव में वह मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उन्हीं व्यक्ति को रखा गया है जो पहले से वहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं। इस नाते योगी आदित्यनाथ का अगली बार भी मुख्यमंत्री का चेहरा के तौर पर पेश किए जाने को लेकर किसी तरह का संशय नहीं है। जब हरियाणा में खट्टर को मुख्यमंत्री रहते हुए उनको अगली बार के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया गया, महाराष्ट्र में यही हुआ, असम में इस वक्त जो चुनाव चल रहे हैं वहाँ भी उनके जो वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं वही आने वाली सरकार का चेहरा भी हैं। इस नाते योगी आदित्यनाथ को लेकर किसी तरह का संशय इसलिए नहीं है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जाते हैं जो कामयाब माने जाते हैं। दूसरे राज्यों में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पे योगी आदित्यनाथ के जो काम है उसको कॉपी करने की कोशिश की जाती है, उसको एक मॉडल के तौर पर पेश करने की कोशिश की जाती है। जिस तरह से गुजरात में जब मोदी काम कर रहे थे मुख्यमंत्री के तौर पे तो एक रोल मॉडल था भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसी रोल मॉडल को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उसने दिखाया कि किस तरीके से अपने प्रदेश में एक कामयाब लीडर को वो नेशनल स्तर पर पेश करके कामयाबी हासिल कर सकती है। तो अब जरा भी संदेह नहीं है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के तौर पर योगी आदित्यनाथ को पेश किया जाएगा। इसमें लगभग 100% सच्चाई है और 100% इसकी संभावना है। ऐसा मैं इस वक्त की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसके आधार पर पक्के तौर पर कह सकता हूं। तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होंगे तब उनके सामने किस तरह की चुनौतियां आएंगी, इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल योगी आदित्यनाथ के सामने यही आएगा कि उन्होंने जो शासन किया है उनके शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं को, जिन कार्यकर्ताओं को उनसे शिकायत रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायतें तो रही हैं, ये सभी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लगभग 200 विधायकों ने विधानसभा के भीतर सरकार के खिलाफ में धरना दिया था। ये खबर अब पुरानी हो चुकी है, लेकिन ये जख्म भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के दिल में अभी भी ताज़ा है। और इसी तरह के जख्म भारतीय जनता पार्टी के कुछ मंत्रियों ने भी पाले हुए हैं और उन मंत्रियों को, जिन मंत्रियों को आज़ादी से काम नहीं करने दिया गया है, ऐसी जानकारी आ रही है, ऐसी जानकारियां आती हैं, दबे छुपे आती हैं भले ही, लेकिन ऐसी जानकारियां आती हैं कि जिन मंत्रियों को अपने विभागों में आज़ाद रूप से काम नहीं करने दिया गया है, क्या वे भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर इस तरह से यकीन करेंगे, इस तरह से उनका समर्थन करेंगे जिस तरह से अभी तक चलता आया है? तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पे योगी आदित्यनाथ को अपने ही साथियों के बीच से जिस तरह के चैलेंजेस की संभावना या आशंका जताई जा रही है, उस आशंका के मद्देनज़र आने वाले समय में क्या होगा, क्या आला कमान इन सारी परिस्थितियों पर विचार करेगा या इन परिस्थितियों को सुलझाने की कोशिश करेगा? ये जो असंतोष है पार्टी के भीतर, नेताओं के भीतर, इस असंतोष को चुनाव से पहले पाटने की कोशिश होगी, ये देखने वाली बात होगी। और अगर इस असंतोष को पाट लिया जाता है, इस असंतोष को समाप्त कर लिया जाता है, तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की चैलेंजेस इस स्तर पे कम हो जाएंगे। लेकिन और आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ के दूसरे और क्या चैलेंजेस हैं, उनकी चर्चा भी ज़रूरी है। तो सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ के सामने चैलेंजेस और भी हैं, क्योंकि उन्होंने 5 साल तक प्रदेश में शासन कर लिया होगा जब तक उनको चुनाव का सामना करना पड़ेगा। उससे पहले उनका शासन 5 साल का पूरा हो जाएगा। तो शासन के दरमियान मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने जो काम किए हैं उसकी आलोचना होगी, उसकी समालोचना होगी। तो जाहिर तौर पे आने वाले चुनाव में योगी आदित्यनाथ को अपने 5 साल के कार्यकाल में किए गए कामों का हिसाब किताब भी देना पड़ेगा, और ऐसे हिसाब किताब जो विवादों में रहे हैं, ऐसे फैसले जो विवादों में रहे हैं,
उनका सबसे पहला फैसला जो उन्होंने अपराध को लेकर लिया था, एनकाउंटर, जो उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की झड़ी लग गई थी, ऐसा माना जा रहा था कि अपराधियों के खिलाफ, अपराधियों को काबू में करने के लिए शासन प्रशासन की ओर से पुलिस वालों को खुली छूट दे दी गई है कि वो अपराधियों से इस तरह से सख्ती से निपटे। हालांकि इसको लेकर जब सवाल उठे तो इस पर लगाम लगाया गया, लेकिन बाद के क्रम में भी अगर देखा जाए तो ये एक लगातार उत्तर प्रदेश में विवाद का विषय रहा। अपराधियों पर काबू किया गया, इसको लेकर सरकार की सराहना भी हुई है, लेकिन साथ में ये सवाल भी उठे हैं कि क्या ये रास्ता सही था, क्या ये रास्ता लोकतांत्रिक था। और निश्चित रूप से चुनाव के दौरान अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर जो योगी सरकार ने काम किए हैं वह तराजू पर होगा, वह लोगों की कसौटी पे होगा, वह विपक्ष के लिए मुद्दा होगा, और लोग इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, लोग कैसे इसे मुद्दे के तौर पे स्वीकार करते हैं विपक्ष के, और ये देखने वाली बात ज़रूर होगी। तो कानून व्यवस्था एक बड़ा सवाल होगा आने वाले समय में योगी सरकार के दोबारा चुने जाने को लेकर, यानी भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो सवाल सबसे ज़्यादा गंभीर रूप से चुनावों में उनके सामने होगा वह है कानून व्यवस्था के नाम पर उन्होंने जो जिस तरह का सख्त प्रशासन किया है, वो उसको लेकर उनको कुछ प्लस पॉइंट भी मिलेंगे और नेगेटिव पॉइंट भी मिलेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि प्लस वाले लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से बूथ पर जाके उनके पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं, या उनके खिलाफ में जो विवाद खड़े हुए थे उसके वो मामला, वो माहौल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाता है और इसका नुकसान योगी आदित्यनाथ को उठाना पड़ता है। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर योगी सरकार के रुख को लेकर भी निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में चर्चा होगी, एक मुद्दा होगा, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में CAA और NRC का आंदोलन चल रहा था उस दौरान जो यहाँ पर जिस तरीके से उस पूरे आंदोलन को काबू किया गया और उसके बाद जिस तरीके का केस मुकदमा दायर किया गया और चौराहों पर पोस्टर लगाए गए आरोपियों के, उसको लेकर समाज, कानून और लोग अलग अलग तरीके से इस पर रिएक्ट करते रहे हैं। एक समय में बड़ा मुद्दा रहा है। विपक्ष में खास तौर पे समाजवादी पार्टी इसको लेकर बहुत रिएक्टिव रहा है। कांग्रेस चूँकि इसको लेकर वो भी पीड़ित रहा, इसलिए कांग्रेस ने भी इसकी मुखालफत की, इसका विरोध किया। तो निश्चित रूप से विपक्ष की जो आवाज़ होगी, विपक्ष जो मुद्दे बनाएगा, उसमें ये मुद्दा ज़रूर शामिल होगा कि योगी सरकार ने अल्पसंख्यकों के साथ समान रूप से व्यवहार नहीं किया है। एक तरफ ये सवाल विपक्ष उठा सकता है, दूसरी तरफ इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की कोशिश भी कर सकती है, क्योंकि इसी तरह के मामलों को लेकर दूसरे राज्यों में जब चुनाव चल रहे हैं एक पोलराइजेशन की कोशिश हर तरफ दिखाई देती है, यानी ध्रुवीकरण की कोशिश दिखाई देती है। हिंदू मुसलमान में सवालों को बांटकर आगे बढ़ाने की कोशिश होती है। इस चुनाव में ऐसा हो रहा है और उत्तर प्रदेश के चुनाव इससे अछूते नहीं रहेंगे, ये एक निश्चित तौर पे कहा जा सकता है। इस वक्त जो परिस्थितियां हैं, इस वक्त जो चुनावी माहौल बाकी राज्यों में दिखाई दे रहा है, 5 राज्यों में जो दिखाई दे रहा है, इसी तरह का एक डिवीज़न उस वक्त भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो सवाल उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि विपक्ष कौन से मुद्दे आगे करता है। सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल के बाद दावा किया कि उसने अर्थव्यवस्था के स्तर पर ढेर सारे बदलाव किए हैं, ढेर सारी ताकत उत्तर प्रदेश को दी है, ढेर सारी आर्थिक मजबूती उत्तर प्रदेश को प्रदान की है। कहा यह गया कि उत्तर प्रदेश की आमदनी पर प्रति व्यक्ति आमदनी में इजाफा हो गया, किसानों की स्थिति में परिवर्तन आ गया, उद्योगों की स्थिति में परिवर्तन आया है। रोजगार देने के मामले में सरकार ने 4 साल में 4 लाख रोजगार दिए हैं। तो ये निश्चित रूप से एक सवाल उत्तर प्रदेश के सामने होगा, रोजगार का सवाल होगा, अर्थव्यवस्था का सवाल होगा, आर्थिक तरक्की का सवाल होगा, और इन सवालों को विपक्ष कैसे उठाता है और लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, यह एक देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित रूप से बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा होगा आने वाले समय में चुनाव के दौरान, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चाहे जितने भी सरकार ने दावे किए हों रोजगार के, लेकिन ज़मीन पर यह भी देखा गया है कि बेरोजगारों में एक अलग तरह का आक्रोश है, असंतोष है, और ये असंतोष रह रह कर फूटता है, ये असंतोष रह रह कर सामने आता है, क्योंकि नौकरियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ढेर सारी आयोग में जो नियुक्तियां निकाली जाती हैं उसके प्रोसेस पूरे नहीं होते हैं। कानूनी दांव पेच की वजह से ढेर सारी नियुक्तियां फंस जा रही हैं, फंसी हैं, और सरकार उसमें
कुछ नहीं कर पाई है। सरकार सुप्रीम कोर्ट तक में मामले को उसको संभाल नहीं पाई है। देखा यह भी गया है कि शिक्षा मित्रों के जिस मसले पर पिछली सरकार ने संवेदनशीलता के साथ चुनाव से पहले जो एक एक्शन लिया था और उससे उनको शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत मिली थी, उस मसले पर भी इस सरकार ने बहुत सारे ढेर सारे वादे करने के बाद अमल नहीं किया। क्या चुनाव के दौरान ये मुद्दा फिर से जाग जाएगा? शिक्षा मित्रों का परिवार क्या एक बार फिर से योगी सरकार को हराने के लिए जुट जाएगा, या इन सवालों पर मुखर हो जाएगा कि इस सवाल पर कोई वादा लेने की कोशिश करेगा? और क्या वादे पर यकीन करेगा ये समुदाय? चूँकि लगभग शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की संख्या मिलाकर उत्तर प्रदेश में 2 लाख के आसपास है, और अगर 2 लाख लोगों को जोड़ा जाए तो एक बहुत बड़ा वोटर वर्ग खड़ा हो जाता है। और क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 2019 के पहले जिस तरह से वादे किए थे और उन वादों पर कोई खास अमल नहीं हुआ, खास क्या कुछ भी अमल नहीं हुआ। जो कमेटी बनी उस कमेटी ने कोई ऐसा ठोस कोई समाधान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज भी उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। तो क्या शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का मामला आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर योगी सरकार के लिए बड़ी परीक्षा बन जाएगा, या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक परेशानी का सबब बन जाएगा? या फिर ये भी हो सकता है कि चुनाव से ऐन पहले शिक्षा मित्रों के इस मसले पर सरकार थोड़ा प्रयास करती हुई दिखाई देगी, किसी तरह का अनाउंसमेंट हो जाएगा, किसी तरह का उनके मानदेय में किसी तरह की बढ़ोतरी कर दी जाएगी और एक आश्वासन आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो भी मुमकिन है कि योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौतियां थोड़ी कम हो जाए। लेकिन यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शिक्षा मित्रों का मसला योगी सरकार के लिए 2022 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होगा, एक बड़े मुद्दे के तौर पर उनका पीछा करेगा। यानी बेरोजगारी के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में जो उपलब्धियां सरकार जिसको गिना रही है, वो मुद्दे निश्चित रूप से लोगों के बीच में होंगे। और ये मुद्दा इसलिए भी संगीन और महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में मुकाबला करने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में जैसे उसके लिए शिक्षा क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र एक बड़ा मामला होता है, एक बड़ा सवाल होता है, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी इस सवाल को लेकर सभी पार्टियों से ज़्यादा मुखर होगी। तो सवाल उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी शिक्षा क्षेत्र में सुधार को लेकर या शिक्षा मित्रों की स्थिति में सुधार को लेकर अगर इस मामले को तूल देती है, इस मामले को बड़ा करती है, तो योगी सरकार के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए 2022 में कैसी चुनौती पेश होगी, इसका इस वक्त कल्पना करना आसान नहीं है। तो एक बड़ा मुद्दा होगा शिक्षा और स्वास्थ्य, क्योंकि चुनाव के दौरान विपक्ष के बीच में आम आदमी पार्टी भी मुकाबले के लिए उसी तरह से तैयार होगा जैसे बाकी पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, जैसे कांग्रेस है, जैसे बसपा है और जैसे तमाम छोटे दलों का एक समूह। और इसके अलावा जिस तरह से इस वक्त पंचायत चुनाव में जो मसला उठ रहा है आरक्षण, तो तरह तरह के आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण या जातियों के आधार पर आरक्षण का सवाल, या समाज में अलग अलग तरीके के लोगों को आरक्षण देने का सवाल निश्चित रूप से, और समाज के अलग अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का सवाल, अल्पसंख्यकों का सवाल, ये सारे सवाल निश्चित रूप से चुनाव का मुद्दा बनेंगे। और ये चुनाव निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का चुनाव, 2022 का चुनाव, अभी जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और उनकी जो गहमागहमी है उससे बड़ी गहमागहमी होगी, उससे बड़ा खेल होगा। उससे जो पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं ना खेला होबे, तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव एक बड़ा चुनाव होने जा रहा है 2022 का। बहुत कांटे की लड़ाई होगी और उस कांटे की लड़ाई पर हम इसी तरह से नज़र रखेंगे। और हम चाहेंगे कि आपने इस वीडियो में अगर कुछ मुद्दों को समझा है तो उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। क्या आपके लिए ये मुद्दा है? क्या आप योगी सरकार की वापसी चाहते हैं या आप योगी सरकार से कुछ और अपेक्षाएं रखते हैं? क्या आप योगी सरकार की जगह किसी और सरकार को चाहते हैं? अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 2022 से पहले एक जनमत का निर्माण हो कि वो कौन से मुद्दे हों जिन पर सरकार चुनी जाए, वो कौन से मुद्दे हों जिस पर अगली सरकार बने और उस पर काम हो। क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र में व्यक्ति और पार्टियों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसके मुद्दे होते हैं। और अगर उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में मुद्दों को आगे रखकर वोट करता है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश तेज़ी से विकास करेगा और तेज़ी से आगे बढ़ेगा।
इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।